गुड मॉर्निंग। आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क। कि जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके घरों में जो लाइट आती है या बिजली आती है वो कैसे आती है, कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से वो ट्रांसमिट होती है और किस तरीके से आती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क को हम 5 भागों में बांटते हैं। एक है जनरेशन, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा होता है ट्रांसमिशन, जहां हाई वोल्टेज पर पहले उसको स्टेप अप किया जाता है और फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक बल्क अमाउंट की पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए जो पार्ट लिया जाता है वो है ट्रांसमिशन, ताकि बल्क अमाउंट की पावर लॉन्ग डिस्टेंस तक जाए और लॉसेज भी कम हो, एफिशिएंसी भी अच्छी रहे और हमारा खर्चा भी कम हो और ओवरऑल कस्टमर को भी क्वालिटी आउटपुट मिले। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन वाले सिस्टम को हम इंक्लूड करते हैं। थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वो पार्ट है जिसके जरिए ट्रांसमिशन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन से आपके घरों में जो लाइट मिलती है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मिलती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए। जो घरों में देते हैं हम, सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज तो होता नहीं, और भी पर्पज होते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल पर्पज होता है। इंडस्ट्रीज में भी हमको इलेक्ट्रिसिटी भेजनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी का जहां जहां यूटिलाइजेशन होता है, रेलवे में यूटिलाइजेशन होता है। एक अपना जो भी लाइटनिंग वाला जो टायर पार्ट होता है उसमें भी यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब वो एक टर्म आ गई यूटिलाइजेशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को हम उपयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन। फोर्थ पार्ट होता है यूटिलाइजेशन, मतलब उपयोग करना। और लास्ट पार्ट होता है प्रोटेक्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तक कई सारे स्विचिंग पार्ट होते हैं, लेकिन कई सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, कोई फॉल्ट आ गया या कुछ और भी चीजें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत होती है तो सारा काम हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई पावर पे होता है। फिर क्या होता है उसमें इंसुलेशन भी हमें अच्छा चाहिए होता है। इंसुलेशन की प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीजों को करने के लिए हमें प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, वो ये करता है कि सेफ्टी पर्पज से जो अर्थिंग है, अर्थिंग भी प्रोटेक्शन का ही पार्ट होता है कि जिसमें लीकेज करंट को हम ग्राउंड करते हैं या ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करते हैं और भी डिवाइसेस की अर्थिंग करते हैं, जिससे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है। अगर नहीं लेकर चलेंगे तो डैमेज होने का खतरा रहता है। जो भी वर्क प्रोफेशनल्स, वर्किंग पर्सनल्स जो भी काम करते हैं उनके डैमेज, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए क्या होता है वो एक प्रोटेक्शन वाला पार्ट होता है। फिफ्थ नंबर पे लास्ट आ गया प्रोटेक्शन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ट्रांसमिट कैसे होती है। अब जनरेशन जो होता है, यहाँ पे जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जितने भी गैस पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट जितने भी होते हैं ना, ये सब जनरेशन का पार्ट होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल के अंदर हम स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हाइड्रो के अंदर पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, गैस टरबाइन में गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ऐसे अपने न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है उससे भी हम स्टीम जनरेट करते हैं, और मतलब न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, उससे स्टीम जनरेट करते हैं और स्टीम से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन ओवरऑल होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जनरेशन में हमारा जो पावर सिस्टम का टोटल नेटवर्क होता है ना, वो इस तरह से होता है। ये जनरेशन, जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं, अल्टरनेटर, क्योंकि ये फिक्स स्पीड पर रहता है और इसको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के हिसाब से भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ग्रिड के
के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके टरबाइन के साथ कपल्ड होता है। यहां से टरबाइन से स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं, तो टरबाइन से हम स्टीम भेजते हैं और स्टीम, ये टरबाइन क्या करता है, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और जनरेटर के बाद फिर हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर। और ये स्टेप अप कर देता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की 11 केवी पर, मैक्सिमम वोल्टेज 13.2 केवी तक जनरेट हो जाता है। बिजली जो पैदा होती है वो इतने वोल्टेज पर, इससे ज्यादा वोल्टेज पर नहीं कर सकते। इससे ज्यादा करेंगे तो हमें पावर प्लांट बड़ा लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, साइज बड़ा हो जाएगा और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जो टोटल खर्चा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में होता था वो अकेले जनरेशन में हो जाएगा। तो इसीलिए हम इतनी ही वोल्टेज ही अपने इकोनॉमिकल रहता है, ऑप्टिमाइज वोल्टेज रहती है, इस वोल्टेज पर ही हम जनरेशन करते हैं। अब फिर हमने लगा दिया ट्रांसफार्मर, जिसने 11 केवी को स्टेप अप किया। कितनी वोल्टेज तक स्टेप अप करते हैं वो डिपेंड करता है कि जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी कितनी होती है। अपन 400 मैक्सिमम रहते हैं या 765 केवी की भी जीएसएस होती है, पर बाकी 400 तक हमने अगर इसको स्टेप अप किया और इसके बाद हम लगा देते हैं आइसोलेटर स्विच। आइसोलेटर होता है नो लोड का स्विच होता है। फिर लगाते हैं सर्किट ब्रेकर। आइसोलेटर के बाद लगाते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर हमारा लोड स्विच होता है, ये लोड पर ही वर्क करता है। आइसोलेटर नो लोड पर काम करता है और सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ हम आइसोलेटर लगा देते हैं। और फिर इसके बाद लगाते हैं बस बार। इसके बाद लगाते हैं बस बार। बस बार वो होती है कि जिस पर कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिल जाती है और जिसके सप्लाई को हम आगे भेज सकते हैं, बस बार के थ्रू भेज सकते हैं। डायरेक्ट भेजेंगे तो उसमें सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि तो बस के थ्रू हमारी सप्लाई आगे जाती है। तो अब उसके बाद ये हमने ये जनरेशन वाला पार्ट, जनरेशन से हमने ट्रांसमिट किया, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो गई और अब उसको हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है। अब हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, वो हमारे आती है 220 वोल्ट और 3 फेज आती है 440 वोल्ट। और ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं वो 11 केवी वोल्टेज पर ही लगाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें इनकमिंग अपनी आती है 11 केवी, मैक्सिमम 33 केवी तक आती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और जब 11 केवी 33 केवी हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम वहीं से ले सकते थे। जनरेटिंग स्टेशन से ही हम एलटी लाइन खींचते थे, लो टेंशन लाइन खींच देते और ले सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि लॉसेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे और कम वोल्टेज पर क्या है, करंट ज्यादा हो जाते हैं तो पावर लॉस, आई स्क्वायर लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी और लॉसेज उसमें ज्यादा हो जाएंगे और कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक, और फिर कैपेसिटी भी नहीं रहेगी, सारा लोड इधर ही आ जाएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी भी बनानी है। कि बल्क अमाउंट की पावर को अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हमें उसको हाई वोल्टेज पर ही करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज पर करंट कम होती है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर आई स्क्वायर लॉस होते हैं, पावर लॉस होते हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी भी अच्छी रह जाती है, लॉसेज भी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं लाइन के अंदर। तो लाइन के जो लॉसेज को रिड्यूस करने के हिसाब से हमने उसको हाई वोल्टेज पर हमने ट्रांसमिट किया। फिर उसके बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसमिशन के बाद जो पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने भी जीएसएस होते हैं ना, ग्रिड सब स्टेशन, ये सब ट्रांसमिशन का ही पार्ट होते हैं। जनरेटिंग स्टेशन से स्टार्ट होता है, जीएसएस पे जाता है ग्रिड सब स्टेशन। अब अपन बात करते हैं कि ग्रिड सब स्टेशन क्या होता है। एक तो होता है सब स्टेशन, एक होता है ग्रिड सब स्टेशन। तो ग्रिड सब स्टेशन
इसमें ग्रिड जो शब्द दिया ना, सब स्टेशन को हम नॉर्मल कह सकते हैं कि इनकमिंग लाइन गई, आउटगोइंग लाइन आई और उसके बीच में स्विचिंग डिवाइस हमने लगा दी, तो वो तो एक सब स्टेशन होता है। जैसे घरों के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो पोल पर लगा रहता है ना, वो सब स्टेशन का ही पार्ट है। ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी किसी कंपनी में या किसी कॉलेज में ये जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं सब ये सब स्टेशन का ही पार्ट है। लेकिन ग्रिड सब स्टेशन का मतलब है इंटरकनेक्टेड एरिया। जो इंटरकनेक्टेड एरिया होता है उसको हम कहते हैं ग्रिड। जैसे अपनी ट्रेन चलती है तो छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है, और एक होता है जंक्शन, जो बड़ा जंक्शन होता है, कोटा जंक्शन, जयपुर जंक्शन। तो जंक्शन जो पॉइंट होता है ना, जहां पर कई सारी ट्रेनें आ रही है, कई सारी ट्रेनें जा रही है, ऐसी कई सारी लाइनें आ रही हैं, कई सारी लाइनें जा रही हैं, और एक जंक्शन पॉइंट जिसको कहते हैं ग्रिड जो होता है वो होता है जंक्शन पॉइंट। जो ग्रिड जो टर्म है ये है जंक्शन पॉइंट को ग्रिड कहते हैं, इंटरकनेक्टेड एरिया। और एक अलग से ग्रिड सब स्टेशन हमें बनाना पड़ता है, चाहे भले वो अपने जो वोल्टेजेस होती है ना जितनी भी, देखो लाइन हमारी दो तरह की होती है, एलटी लाइन और एचटी लाइन। एक तो होती है एलटी लाइन, लो टेंशन लाइन, ये अप टू 1000 वोल्ट है, उससे नीचे की जो लाइन होती है वो एलटी लाइन होती है, लो टेंशन लाइन। और एक होती है हाई टेंशन लाइन, एचटी लाइन, जो ग्रेटर देन 1000। अब जैसे 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, ये सारी अपनी एचटी लाइन की कैटेगरी में आती है। लेकिन 220 केवी से ऊपर वाली जो लाइनें होती हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन होती है, और 400 से ऊपर की, मतलब 220 केवी से ऊपर की जितनी भी लाइन होती है, 400 केवी की लाइन या 765 केवी की लाइन, ये सब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आती है। वोल्टेज के बढ़ने से फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। हाई वोल्टेज पर क्या होता है कि लॉसेज कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बल्क अमाउंट की पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक नुकसान क्या है कि हमें अरेंजमेंट करने पर वोल्टेज के बढ़ने से क्या है, इंसुलेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज पर हमें इंसुलेशन, जैसे हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि जैसे कैपेसिटर है और उसके प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, ये डाइलेक्ट्रिक जस्ट लाइक इंसुलेटर के पास, और यहाँ हमने मान लीजिए वोल्टेज बढ़ा दिया और ये इससे चार्जिंग करंट बढ़ता है, इस चार्जिंग करंट से चार्ज होता है और उसमें प्लेटों के बीच में वोल्टेज बिल्डअप होती है, चार्ज फ्लो होता है। किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे इस चार्जिंग करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें इंसुलेटर है ये कंडक्टर बनना शुरू होगा, इसके लॉसेज होंगे इसमें धीरे धीरे, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक में लॉस होते हैं, इंसुलेटर एज ए कंडक्टर हो जाएगा। तो इंसुलेशन फिर हमें और अच्छा करना पड़ेगा, जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो इंसुलेशन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज की वजह से इंसुलेशन फेलियर होता है, हमें इंसुलेशन अच्छा करके चलना है। हाई वोल्टेज पर समस्या ही आती है कि इंसुलेशन की प्रॉब्लम आती है, इंसुलेशन फेलियर होने की। तो इंसुलेटर जो भी डिजाइन करते हैं लाइन के अंदर वो सब उसी को ध्यान में रखते हुए, वोल्टेज प्रोफाइल को देखते हुए एक टर्म आती है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, कि इंसुलेशन हमें ऐसा रखना है कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग, वोल्टेज बढ़ती है हाई वोल्ट, जो इंसुलेशन आप 11 केवी पर रखोगे वो 33 केवी पर फेल हो जाएगा, जो 33 केवी पर रखोगे वो 132 पर फेल हो जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज प्रोफाइल बढ़ता है हमें इंसुलेशन का लेवल हमें उस हिसाब से रखना पड़ता है, प्रोटेक्शन पर्पज की सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन में अब ये जीएसएस है, ग्रिड सब स्टेशन। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा बात करने का वो ये है कि ग्रिड सब स्टेशन पर इक्विपमेंट्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और किस सीक्वेंस में लगे रहते हैं। तो लाइन हमारी गई और जैसे मान लीजिए हमने बात की 400 केवी का जीएसएस या 220 केवी का जीएसएस, तो 400 केवी के सबसे पहले जीएसएस में जो पहला जो इक्विपमेंट लगता है उसको कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, जो एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस आती है ना, जैसे बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइन का वोल्टेज प्रोफाइल
वोल्टेज लेवल कई गुना बढ़ जाता है। ट्रांजिएंट आते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की सप्लाई वोल्टेज में सर्जेस आ जाते हैं, ट्रांजिएंट आ जाते हैं, तो इसके कारण वोल्टेज हमारी 10 टाइम्स बढ़ गई। अब वोल्टेज बढ़ जाएगी तो डैमेज करेगी, तो जीएसएस को प्रोटेक्शन ही नहीं हो पाएगा और जीएसएस में पूरे में फायर हजार्ड्स का खतरा रहेगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं, उसका नाम है लाइटनिंग अरेस्टर, जो लाइटनिंग सर्जेस को अरेस्ट कर लेता है और उसके अंदर जिंक की प्लेट लगी रहती है, तो वो उसको लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करती है, उसको ग्राउंड कर देते हैं, तो वो सारा के सारा ग्राउंड हो जाता है। तो लाइटनिंग सर्जेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस लगाते हैं उस डिवाइस का नाम होता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर के बाद जो दूसरी डिवाइस होती है उसको कहते हैं सीबीटी। कौन सी डिवाइस होती है? सीबीटी। सीबीटी होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके अंदर कपलिंग कैपेसिटर होता है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। और सीबीटी में जो कपलिंग कैपेसिटर होता है वो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, कि जो भी अपन ट्रांसमिशन लाइन के साथ अपन जो भी कम्युनिकेशन सिग्नल भेजते हैं उसमें भी अपने काम आ जाता है। तो उसके दो पर्पज होते हैं, सीबीटी के दो पर्पज होते हैं। वेव ट्रैप जो लगा रहता है, तो साथ में पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का भी काम करता है, और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे छोटे सर्किट में वोल्ट मीटर अमीटर होते हैं, वैसे बड़े सर्किट के अंदर सीटी और पीटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ये तो हो गया पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और एक होता है सीटी। सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में करंट को स्टेप डाउन किया जाता है और मेजर किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, मेजर किया जाता है, ताकि प्रोटेक्शन पर्पज भी रहे। और हाई वोल्टेज हाई करंट को मेजर करने के लिए अगर हम बड़े बड़े वोल्ट मीटर लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े अमीटर लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े एनर्जी मीटर, वाट मीटर, ये सारे डिवाइसेज, इनकी मेंटेनेंस और फिर इनकी प्रॉब्लम कितनी क्रिएट होगी और फिर कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाएगी। तो हमने ट्रांसफार्मर को यूज कर लिया, ट्रांसफार्मर एज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि उसने वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है, करंट को भी स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है। तो वोल्टेज और करंट को स्टेप डाउन करके हमने मेजर करवा लिया, उसको उतना ही रेशियो में स्टेप डाउन कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्ट मीटर अमीटर से वोल्टेज करंट मेजर कर लो। तो पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके मेजर करता है, और सीटी करंट को स्टेप डाउन करके मेजर करता है। और जब करंट हमारी स्टेप डाउन हो जाती है तो ये अब देखो, जैसे आप एक बात जानते होंगे कि अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, वैसे ही सीटी को मान लीजिए जस्ट लाइक अमीटर इन हाई टेंशन लाइन, और पीटी को मान लीजिए वोल्ट मीटर इन हाई टेंशन लाइन। तो सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और पीटी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो सीटी में आपने देखना हमेशा दो टर्मिनल लगे रहते हैं, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट है, एक इनकमिंग टर्मिनल एक आउटगोइंग टर्मिनल। लेकिन पीटी में एक ही टर्मिनल होता है, इनकमिंग, और दूसरा वाला ग्राउंड कर देते हैं, दूसरा ग्राउंड के साथ जुड़ा है। तो सीटी पीटी हमारे लाइन के अंदर लगे रहते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर भी होता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर की वर्किंग अलग होती है। पावर ट्रांसफार्मर हाई पावर वाला है ना, पावर ट्रांसफार्मर हमारा हाई वोल्टेज हाई पावर वाला ट्रांसफार्मर रहता है। तो जो मतलब हाई रेटिंग वाला जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो अपने पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और एक होता है उसके अंदर स्टेशन ट्रांसफार्मर, जो वहां के सब स्टेशन की जो सप्लाई के लिए जो भी ट्रांसफार्मर लगा था वो स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है, वो तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ही कैटेगरी में ही आ जाता है सीबीटी सीटी। फिर इसके बाद दो डिवाइस आती है, लाइट आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अगली डिवाइस आती है आइसोलेटर, और एक डिवाइस आती है सर्किट ब्रेकर।
आइसोलेटर नो लोड का स्विच होता है, इसको नो लोड पर ही ऑफ करते हैं, नो लोड पर ही ऑन करते हैं, इसको कभी भी लोड पर नहीं चला सकते। आइसोलेटर नो लोड स्विच होता है कि नो लोड पर ही ऑपरेट करता है, इसको लोड पर कभी मत चला दीजिएगा, अदरवाइज स्पार्किंग होने का खतरा रहेगा, उसके कॉन्टैक्ट डैमेज होने की संभावना रहेगी। और दूसरा होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर लोड पर ही ऑपरेट करता है, लोड वाला स्विच होता है कि फुल लोड पर ही काम करेगा, कि अगर लोड हम बढ़ा देते हैं, लोड पर ही ऑन करते हैं, लोड पर ही ऑफ करते हैं, दोनों स्विच होते हैं। सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ हम आइसोलेटर लगा दें ताकि प्रोटेक्शन पर्पज से ये चीज जरूरी है। सर्किट ब्रेकर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हैंडल होते हैं, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर जब लोड पर ऑन करेगा ऑफ करेगा तो उसमें स्पार्किंग होगी उसके कॉन्टैक्ट के बीच में, तो उस स्पार्किंग को कम खत्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, एक हम SF6 सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं, जो 11 kV और 11 kV लाइन होती है, 11 kV और 13 और 33 kV, 11 kV और 33 kV जो लाइनें होती हैं, इनके लिए जो सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं वो करते हैं या तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल इंसुलेटिंग भी रहता है और कूलिंग के लिए भी काम करता है, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों पर्पज से वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में ऑयल सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। एक होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, कि स्पार्क जो बनता है, क्योंकि जो स्पार्क है वो एयर के आयोनाइजेशन से बनता है, जो एयर होगी नहीं तो आयोनाइजेशन होगा ही नहीं और स्पार्क बनेगा ही नहीं, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 33 kV से ऊपर की लाइनों में हम यूज नहीं कर सकते, कि 33 kV से ऊपर अगर हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज किया तो ऑयल का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा और ऑयल अपना इंसुलेटिंग से कंडक्टिंग हो जाएगा और वो फिर इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाएगी। तो वहां हम यूज करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। कौन सा यूज करते हैं? जो 132 kV का GSS है, 220 kV का GSS और 400 kV और 765 kV। यहां हम यूज करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है कि जो आर्क को क्वेंच करने के लिए, आर्क को बुझाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो एयर का आयोनाइजेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसकी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए अपन SF6 सर्किट ब्रेकर को ही हम प्रेफर करते हैं। ऊपर अपर लेवल के हाई वोल्टेज वाला जो लेवल होता है 33 kV से ऊपर की जितनी भी लाइनें होती हैं उनमें हम SF6 सर्किट ब्रेकर ही काम में लेते हैं। पहले हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते थे, पर एयर क्या कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों मीडियम हो जाते हैं। एयर का क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है और एयर में ऑक्सीजन होती है तो उससे फायर हजार्ड का खतरा रहता है, इसलिए हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ SF6 सर्किट ब्रेकर को ही यूज करते हैं अपर लेवल हाई वोल्टेज में, जो अपने 132, 220 और 400 kV और 765 kV है। और जो कम वोल्टेज होती है उसमें हम ऑयल सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं। अब हमारे GSS के अंदर पावर ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है ना, पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई उससे नहीं दे सकते। कंज्यूमर को तो आपके घरों में जो लाइट आएगी वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आएगी, पावर ट्रांसफार्मर से आपके घरों में लाइट नहीं आएगी। पावर ट्रांसफार्मर तो सिर्फ एक पावर को ट्रांसफर करता है और वोल्टेज जो अपने GSS के अंदर जो भी, जैसे मान लीजिए 132 kV की लाइन है, 132 का GSS है, तो 132 इनकमिंग और आउटगोइंग है 33 kV, तो इनकमिंग 132 और आउटगोइंग 33, तो 132/33 वाला जो ट्रांसफार्मर है वो पावर ट्रांसफार्मर है। वो 50 MVA 60 MVA की रेटिंग का होता है। मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है, तो MVA में पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है।
और वो स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। जनरेटिंग स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो भी पावर ट्रांसफार्मर है। तो अब उस ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस भी हमें करनी होती है, उसमें अर्थिंग वगैरह भी करनी होती है उसकी प्रॉपर तरीके से, उसके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अदरवाइज अगर उसको प्रॉपर नहीं